गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। आप सब कैसे हैं? तो आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को एक नई उड़ान की ओर ले जा रहे हैं और साथ ही साथ अपनी मेहनत और लगन और संयम के साथ आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति बहुत ही आसानी से और बेहतर से कर सकते हैं। तो इतिहास के जितने भी जो लेक्चर जो क्लास हुए हैं हमने पिछले क्लास में डाल चुके हैं। तो आज के जो बचे हुए जितने भी टॉपिक है उनके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो कितने बचे हुए टॉपिक है उसको सबसे पहले समझते हैं। तो एक विशाल स्नानागार के बारे में आज देखेंगे। समाधान सिंधु सभ्यता के लोग कैसे करते थे, सिल्क उत्पादन के उनके क्या कहाँ से क्या तरीके थे, क्या औजारों का प्रयोग किया जाता था। एक है उत्पादन केंद्र की पहचान। तो उत्पादन जो केंद्र होते थे उनकी पहचान कैसे किया करते थे उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम विशाल स्नानागार। तो विशाल स्नानागार के बारे में समझते हैं। तो जो विशाल स्नानागार था वो कहाँ से प्राप्त हुआ? तो जो विशाल स्नानागार था एक तरह से हमारा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। सबसे विशाल स्नानागार कहाँ से? तो एक मोहनजोदड़ो। जितने भी बड़े कुछ प्राप्त हुए हैं वो मोहनजोदड़ो। आप मुन के टिक कर दीजिएगा। आपके क्वेश्चन में भी अब एग्जाम पैटर्न में भी बदलाव हो चुके हैं। 50 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 30 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं। तो उसमें हम देखेंगे कि विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, जिनमें उनकी बनावट मान के चलिए। आप भूतिया हवेली देखें, फिल्म देखें, एक बड़ा सा हवेली हुआ करता है। हवेली के अंदर 20 आंगन हुआ करते थे जिसमें एक सुनसान हुआ करता था। तो ठीक उसी प्रकार जो सिंधु सभ्यता का जो दुर्ग जो किला हुआ करते थे बहुत बड़ा होता था और बीच में आंगन हुआ करता था। और उसी आंगन में क्या हुआ करता था, एक स्नानागार होता था जो कि प्रत्येक दुर्ग और किला से मिले हैं, जिससे यह निश्चय होता है कि वहाँ के लोग जो होते थे या स्नानागार का जो प्रयोग होता था एक विशेष धार्मिक अनुष्ठानिक क्रियाकलापों में करते थे। धार्मिक अनुष्ठानिक क्रियाकलाप का मतलब क्या हो गया कि मान के चलिए हम लोग अभी भी करते हैं कि कहीं किसी की मृत्यु हो गई, किसी की ये हो गई तो अति छठी हो गई तो हम क्या करते हैं, तालाब में नहाने के लिए जाते हैं, तालाब के पास अपना सर छिलवाते हैं। ये क्या हो गया? तो एक विशेष रूप से क्रियाकलाप हो गया, धार्मिक नियम कानून का हम पालन करते हैं। तो सिंधु सभ्यता के जो भी लोग थे वे लोग भी एक तरह से क्या करते थे, विशेष नियम कानून का पालन करते थे। और उन्होंने एक किसी भी धार्मिक क्रियाकलाप करने से पहले वो कहाँ पे जाते थे? स्नानागार में ही नहाते थे। वहाँ एक तरह से जलाशय अरे स्नानागार। तो सबसे पहले हम स्नानागार का 2 नंबर या 3 नंबर में लिखने के लिए देता है। स्नानागार क्या थे, स्नानागार के बारे में वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले लिखे तो ये स्नानागार जो था एक तरह से गोल आगे एक जलाशय की तरह चौखूट थे। ये दोनों की ओर क्या हुआ करती थी? सीढ़ियाँ थी। ये 2 दिख रहे हैं, इधर से समझाते हैं। ये आपको ये 2 दिख रहे हैं, ये उत्तर और पश्चिम में 2 सीढ़ियाँ हुआ करती थी। उत्तर और जो पश्चिम हुआ करता था उसमें ये 2 सीढ़ियाँ हुआ करती थी जो कि उतरने और चढ़ने के लिए होता था। जैसे कि कोई तालाब में जाइए तो सीढ़ी होते हैं, आप समझते हैं। गांव का आदमी है तो आप जान सकते हैं कि ये होते थे 2 सीढ़ियाँ होती थी। अब मान के चलिए यहाँ जितने भी जल आते थे पानी वो कहाँ से आते होंगे? कहीं से कुआं से आते होगा। इतने जितने भी हम नहाते हुए तो गंदा हो जाता है यहाँ पर जल। ये गंदे हुए जल को या तो पानी को जो होता था या हौदी होता है, यहाँ पे एक छोटा सा छिद्र को रखा जाता था जिसे हम हौदी कहते हैं। यह हौदी के माध्यम से जितने भी गंदा पानी होता था उसे बाहर निकाल दिया जाता था। और ये जो गंदा पानी यहाँ ये जो नाले होते थे वो किसी मेन सड़क से जोड़ दिए जाते थे, मेन नाले से जोड़ दिए जाते थे ताकि यहाँ के जो गंदा पानी हो मेन नाले के माध्यम से होता था। जो महत्वपूर्ण नाले होते उससे बड़े नाले के माध्यम से कहाँ होते थे, ये शहर से बाहर आराम से निकाल दिए जाते थे, ठीक है। और पानी तब खाली हो गया। अब नया पानी भरने के लिए यहाँ पे उसके समीप में एक कुआं हुआ करता है। कुआं के माध्यम से यहाँ पे फिर से अच्छा पानी है तो साफ पानी भरा जाता था। और ये सीढ़ियाँ होती थी, ये थे विशाल स्नानागार। और इनके चारों ओर क्या हुआ करते थे, ईंट के परत बिछा दिए जाते थे। ईंट के जो होते थे वो परत बिछा दिए जाते थे चारों ओर, ठीक है। ऐसा कर दीजिए। तो ईंट के जो परत हुआ करते थे वो चारों ओर बिछा दिए जाते थे और एक तरह से इसे पैक कर दिए जाते थे, सील कर दिए जाते थे। और सील करने के लिए क्या किया जाता है, जैसे ही हम ईंट लगाते हैं तो आजकल तो आधुनिक तकनीक हो गया ना, तो हम सीमेंट का प्रयोग करते हैं उन दोनों को चिपकने के लिए। तो सिंधु सभ्यता में इस क्या का प्रयोग करते थे, जिप्सम के। देखिए
जिप्सम के गारे का प्रयोग किया जाता था और इस तरह को जो वहाँ से जो दो ईंटों को मजबूत कर दिया जाता था, एक दूसरे से जोड़ दिया जाता था ताकि एक तरह से ये जलबद्ध हो सके। जलबद्ध यानी कि पूरी तरह से चारों ओर तरह से घिरा हुआ रहता था। इस तरह से सिंधु सभ्यता का एक विशाल स्नानागार थी। इसका प्रयोग कब करते थे? जब कोई विशेष धार्मिक क्रियाकलाप हो, या तो किसी पर्व हो, या तो किसी के मुंडन हो गया, किसी की छठियारी होगी, किसी की मृत्यु होगी, तो क्रियाकलाप करके आते हैं, तो उस समय यह विशाल स्नानागार का उपयोग किया जाता था। सिंधु निवासी लोग इसका उपयोग करते थे। ठीक है, अब आता है सिंधु सभ्यता के समाधान। तो सिंधु सभ्यता के समाधान के बारे में समझेंगे। तो सिंधु सभ्यता के समाधान के जो क्रियाकलाप जो होते थे वो किस तरह से करते थे? तो समाधान क्रियाकलाप वो करते थे कि एक तो पहला होता था कि वह मृत शरीर को कहीं फेंक देते थे। मरा हुआ जो शरीर होता है उसे कहीं फेंक देते हैं। ठीक है, फेंकने के बाद आता है कि अच्छा, उनका सोच एक तरह से था कि वह सोचते थे कि अगर हम अपनी इस शरीर को फेंक दिया जाता है, ये मृत शरीर को फेंक दिया जाता है, तो बेसिकली कोई चील, गिद्ध, कौवा आ जाते होंगे और उनके भी पेट भर दिया जाएगा, तो इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, इनकी आत्मा को भी संतुष्टि मिलेगी। इस तरह से कुछ लोग सोचते थे और क्या करते थे, उसे फेंक दिया करते थे। ठीक है, और दूसरा क्या करते थे, और दूसरा तरीका होता था उसे जला दिया करते थे। सिंधु सभ्यता में भी क्या करते थे, शरीर को जलाने की प्रथा थी कि वो भी कोई भी व्यक्ति मरता है तो उसे शमशान घाट में ले लिया, वहाँ पे उनके साथ जितनी भी उपयोगी वस्तु वह व्यक्ति उस वस्तु को उपयोग करता है उसके साथ ही उसे क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं और उन्हें जला दिया जाता है। तो ये दूसरा काम वो करते थे। और जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य करते थे सिंधु सभ्यता के लोग, वो दफनाने का कार्य करते थे। दफनाने का, अब ये सोचिए, अब सिंधु सभ्यता के जो दफनाने का जो कार्य होता था वो भिन्न होता था। मतलब वहाँ भी सामाजिक भिन्नताएं देखने को मिलती हैं कि किसी भी व्यक्ति के गर्त मतलब गड्ढा, जो गड्ढा के नीचे उसे गर्त कहा जाता है, नीचे जो गर्त हुआ करता था उसे ईंटा बिछा दिया जाता था। ईंटा बिछाने के बाद ईंटे को जो जिप्सम के गारे से अच्छे से प्लेन कर दिया जाता था ताकि जो व्यक्ति हो अच्छा से सुलाभ दिया जाए और उसे दफन कर दिया जाए। तो क्या किया जाता था, उसे सबसे पहले तो ईंटा में बिछा दिया जाता था और उनके साथ उनकी उपयोगी वस्तु जैसे कि हो गए मनका हो गए, मृदभांड हो गए, संग की कटाई हो गई, उसके साथ जितने भी मनका मृदभांड हो गए, फिर एक हो गए आभूषण हो गए, ये सारा जो होते थे उनकी वस्तु, उन्हीं के साथ इस वस्तुओं को उसमें दफना दिया जाता था। जिससे यह पता चलता था कि सिंधु सभ्यता के लोग भी कहीं ना कहीं यह विश्वास करते थे कि व्यक्ति मरने के बाद इन वस्तुओं का उपयोग करते हैं, कहते इन वस्तुओं का उपयोग करते थे, उनके में अंधविश्वास बने हुए थे। लेकिन कि कुछ गर्त ऐसे भी थे जिनमें भिन्नताएं देखने को मिली, अलग अलग तरीके। वहाँ पे कुछ गर्त तो ईंट से बनाए गए थे और कुछ गर्त में ईंट नहीं बिछाए गए थे। इसका तात्पर्य यह निकलता है कि मतलब चलिए कि कुछ गर्त ये में ईंटा है तो कुछ गर्त में ईंट नहीं बिछाए गए हैं। तो एक तरह से सामाजिक भिन्नताओं को दर्शाता है कि उस समय भी सिंधु सभ्यता में भी सामाजिक भिन्नताएं देखने को मिलती थी। सिंधु सभ्यता में भी अमीर और गरीब में प्रचलन था। जो अमीर व्यक्ति हुआ करते थे उनके गर्तों में क्या मिला, सोना, चांदी, आभूषण, मृदभांड, एक मिलता है दर्पण, किसका दर्पण, तांबे का दर्पण, ये सारे अमीर व्यक्तियों के गर्त में मिले। जबकि जो गरीब आदमी होते थे, वो गरीब व्यक्ति जो थे, उनके गर्त में कुछ नहीं बल्कि उन्हें साधारण रूप से दफना दिया जाता था और ऊपर से मट्टी छिड़क दिया जाता है, यानी कि मट्टी से तोप दिया जाता था। तो इस तरह से था। तो ये क्या कहते हैं, एक तरह से सामाजिक भिन्नताओं को दर्शाते हैं। ये गर्त की जो संरचनाएं जो होती है वो सामाजिक भिन्नताओं को दर्शाते, संकेत करता है उनके दौरे के बारे में। तो उसमें हम दिखाते हैं, हम एक लास्ट में ये दर्पण के हम जो कांसे का जो दर्पण है या तो तांबा का दर्पण है, कांसे का नहीं सॉरी तांबा का दर्पण है, उसका चित्र हम दिखाएंगे। ठीक है, अब होता है तीसरा टॉपिक आता है शिल्प उत्पादन। अब हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो की बात करते हैं। तो मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा शहर था सिंधु सभ्यता का। एक विशाल स्नानागार, विशाल अलंकृत महल हो सकता है या तो अन्नागार वहीं से मिले हैं। तो एक तरह से मोहनजोदड़ो 125 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर फैला हुआ था, जिसमें एक छोटी सी बस्ती पूर्ण रूप से शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। यानी कि हर ऐसा समझिए, मोहनजोदड़ो है समझ लिए 125 किलोमीटर वर्ग पर फैला हुआ है, लेकिन उसमें से कुछ छोटी सी बस्ती है वही
में एक छोटी सी बस्ती क्या है, शिल्प उत्पादन का कार्य करते थे, वहीं उसमें संलग्न हुआ करते थे। ठीक है, जो शिल्प उत्पादन का कार्य करते थे। अब जो वो शिल्प उत्पादन का जो कार्य करते थे वो छोटी बस्ती करते थे, जिसमें उत्पादन क्या करते हैं, मनका का उत्पादन करते। कोई मनका का उत्पादन क्या करते थे, बाँट का उत्पादन क्या करते थे, या तो वो संग की कटाई कर लेते थे, या तो आभूषण बना लिया करते थे। तो जैसे मनके बनाने की कुछ ऐसे औजार भी होंगे, तो क्या हुए, उस मान के चलिए वो उत्पादन कर रहे थे, उसके लिए उनके कोई औजार तो होना चाहिए ना। तो औजार होने के लिए क्या, वो हथौड़ा और छेनी का प्रयोग करते थे। जितने भी हथौड़ा और छेनी होते थे वह क्या करते थे कि उत्पादन, शिल्प उत्पादन को एक नए उपकरण के रूप में उसका उपयोग करते थे। ठीक, उसके बाद उसके लिए तो कहीं ना कहीं केंद्र होगा, उत्पादन के केंद्र होंगे। इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले तो सैल खड़ी के पत्थर में बनाए जाते थे। अब सैल खड़ी के बारे में बताते हैं थोड़ा सा। तो मोहर का निर्माण किससे किया जाता था, सैल खड़ी से किया जाता था। अब ये सैल खड़ी क्या हुआ करते हैं, एग्जाम में भी पूछा जाएगा कि सिंधु सभ्यता का जो मोहर बना हुआ करता था वो किस पत्थर से बने होते थे, तो वो सैल खड़ी पत्थर से बने होते थे। ठीक है, तो सैल खड़ी के जो पत्थर होते थे वो समुद्र के किनारे मिलते थे, ये काफ़ी मुलायम होते थे, इसलिए इसका उपयोग जो होते हैं वो लिखने के लिए, मोहर में लिखने के लिए किया करते थे। तो इसका उपयोग कहाँ करते थे, मोहर में लिखने के लिए इसका उपयोग करते थे। आप बताइएगा। ठीक है, आपको तो समझ आ गया। बाँट का निर्माण, बाँट का मतलब समझते हैं, बाँट मतलब बटखारा, किलो तराजू जो लेते हैं उसमें तौलते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, बाँट या तो बटखारा कहा जाता है। 16 किलो का बाँट, सिंधु सभ्यता से 16 किलो का बाँट मिला है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि तौलने के लिए, माप तोल करने के लिए सिंधु सभ्यता के जो लोग हुआ करते थे वो बटखारा का उपयोग करते थे। ठीक है, इतना समझ पाएंगे। अब होता है कच्चा माल, तो कहीं ना कहीं कच्चे माल का भी होगा। तो मान के चलिए हम मनका का उत्पादन कर रहे हैं, बना रहे हैं, हाथों से बना रहे हैं, या तो हम संग की कटाई कर रहे हैं, तो इनके कच्चा माल होगा, कहीं ना कहीं से कच्चे माल के रूप में प्राप्त किए होंगे। जैसे कि क्वार्टर्स हो गए, जैसे कि हमने बोला, तो ये क्या है, सैल खड़ी के पत्थर से मोहर का निर्माण किया जाता था। तो उसी प्रकार क्वार्टर्स हो गए, तांबा हो गए, सोने हो गए, तो इन सभी से क्या बनाए जाते थे, मोती बनाए जाते थे, मनके बनाए जाते थे। अब एक याद रखिएगा, तांबा जो है वह उसको कहाँ से प्राप्त किया जाता था, तांबा राजस्थान के खेतरी जिले से तांबा की प्राप्ति की जाती थी। हमेशा क्वेश्चन में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में याद रखना है कि जो तांबे की प्राप्ति कहाँ से की जाती है, तो राजस्थान की एक खेतरी जिला है, वहाँ से तांबा की प्राप्ति की जाती थी। ठीक है, अब देखेंगे औजार में हो गया हथौड़ा और छेनी उपकरण, इस सब का उपयोग करते बता दिए। अब उत्पादन केंद्र क्या होता है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं हम मान के चलिए उत्पादन कर रहे हैं या तो किसी भी चीज़ को बना रहे हैं, तो कोई एक केंद्र में बनाएंगे। जैसे उद्योग, बिस्किट मिक्सचर हो गया, इसका उत्पादन कहाँ, फैक्ट्री में होगा। तेल का उत्पादन फैक्ट्री में होगा। फर्नीचर, लकड़ी का जो भी फर्नीचर जो बनता है उसका उत्पादन फैक्ट्री में होगा। फिर हम कह सकते हैं बिस्किट का उत्पादन फैक्ट्री में होगा। तो बिस्किट का केंद्र कौन हो गया, फैक्ट्री हो गया। तो जो मनका, बाँट, मृदभांड जो बनाने का केंद्र कौन सा हो जाएंगे, केंद्र कोई होंगे, वो अभी बालाकोट और नागेश्वर, ये दो के उत्पादन केंद्र थे, जहाँ पर क्या बनाए जाते थे, विभिन्न प्रकार के क्या बनाए जाते थे, वस्तुओं का निर्माण किया जाता था। कहाँ पे, एक है बालाकोटा, ये देखिए बालाकोटा, और एक है नागेश्वर। इन्हें मैप के द्वारा दर्शाए हैं, क्वेश्चन में दे सकता है कि इसे मैप के द्वारा दर्शाया जाए। ये नागेश्वर है, ये गुजरात है, ये ग का आकृति आप जान रहे हैं, भारत में देखिएगा तो ये ग का आकृति गुजरात है। गुजरात के ऊपर वाले भाग में कच्छ के क्षेत्र में कौन सा है, नागेश्वर है, जो कि समुद्र के किनारे हैं। तो समुद्र के किनारे ही है, इसी नागेश्वर को ही इसका केंद्र क्यों बनाया गया, इसका हम बताते हैं कि नागेश्वर को क्यों बनाया गया। मान के चलिए किसी भी फैक्ट्री को क्या चाहिए कि सामने हमारे क्या कच्चे माल की प्राप्ति हो जाए, ताकि हमारा पैसा का बचत हो, हमारे श्रम का बचत हो, लागत की बचत हो। तो सिंधु सभ्यता के लोग भी यही सोचते थे कि यदि हम समुद्र किनारे ही हम उत्पादन केंद्र बना देते हैं तो हमारे पैसे की बचत होंगे, हमें श्रम की बचत होगी, हमारे बल का बचत होगा, हमारी शारीरिक ऊर्जा की बचत होगी, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। इस कारण से जो है वो नागेश्वर में भी उनका उत्पादन केंद्र बना दिया जाता था। ठीक है, और एक है बालाकोटा।
ये बालाकोटा इस तरह से आकृति हमने किस लिए दी है? यह जो दिख रहा है, ये जो हम बिंदु आपको डिनोट कर रहे हैं, ये पाकिस्तान है। तो ये पाकिस्तान का बॉर्डर बनाया गया है, हम पाकिस्तान का बॉर्डर बनाए हैं। इसमें जो बालाकोटा है वो पाकिस्तान में, यह भी गाँव समुद्र के किनारे थे, यहाँ पे उत्पादन के अंदर किया जाता था। कौन बोल रहा है कि पढ़ाई अच्छा से नहीं होता है? देखिए समझाते हैं कि मतलब देख, लड़के लोग पढ़ाई करते हैं, सब करते हैं, लड़का भी करते हैं पढ़ाई, लड़की भी करते हैं पढ़ाई। यानी कि अगर कहीं भी एग्ज़ाम देखने जाइएगा तो लड़के लोग ऐसे निकलेंगे, जैसे कि एग्ज़ाम दे दिया, लड़का लोग बोलेंगे कि हमारे तो अच्छा नहीं गया, हम पढ़ाई नहीं कर पाए थे। लड़की लोग तो देखिएगा वो सच सच बता देता है, लेकिन लड़की लोग ऐसे नहीं बता रहे कि हम मुँह को बना के निकलेंगे एग्ज़ाम से। पूछिएगा एग्ज़ाम कैसे था, ठीक है तब बहुत ख़राब है, क्या पता पास भी हो पाएंगे कि भरोसा नहीं करना है जो मैं। अब देखे तो एग्ज़ाम में 90% आ गया, मुझे 90% कैसे आ गए? 10% की कमी हो गई, 90% आए, उतना वो खुशी नहीं है। और 10% की कमी हो गई, किसी के उनमें विश्वास नहीं करना है, वो छीप के पढ़ते हैं लेकिन बताते नहीं हैं। ठीक है, इसके बारे में हम ध्यान रखिए बच्चों। तो कहते हैं कि लड़कियों को पढ़ाई नहीं करते, ऐसे नहीं करते हैं, करते हैं परंतु बताते नहीं हैं। हमें मेरे साथ खुद हुआ है कि मेरा 78% इधर में है और एक 82% है। हमें समझते हैं कि इतना परसेंट पड़ेगा, लेकिन इतना परसेंटेज उसके इतने अधिक आ जाएंगे। हम सोचते कि पढ़ते लिखते नहीं होते। जब उन्हें एग्ज़ाम लेते हैं हम पूछे कि तुम्हारा एग्ज़ाम कैसे है, तो बोले कि बहुत ही आप क्या बताते, पास भी हो पाएंगे। तो इसी के लिए अब देखें मेरे से ज़्यादा परसेंटेज, अच्छा पास भी हो पाएंगे नहीं, इसका मतलब हम समझ गए ये सब ड्रामा है। ठीक है, क्या होगा उत्पादन केंद्र। अब उत्पादन केंद्र की पहचान के बारे में देखते हैं कि हम उत्पादन केंद्र की पहचान कैसे करते हैं। तो कहीं ना कहीं उत्पादन केंद्र की आप बोलेंगे कि हाँ आपने तो पढ़ाया कि हमने देखा कि उत्पादन केंद्र होते थे बालाकोट और नागेश्वर। तो ये नागेश्वर और बालाकोटा ही उत्पादन केंद्र है। अब कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए कोई तो साक्ष्य, कोई प्रमाण तो होगा। उसके लिए क्या होते थे, प्रस्तर पिंड हुआ करते थे। प्रस्तर पिंड यानी कि पता संघ की कटाई हुई छोटे में पूरे संघ का अर्थ होता है जो संघ की जब कटाई करते हैं ऐसे ऐसे घसते हैं। मान के चलिए कि ये संघ है, क्या है ये संघ है, इसके हम ऐसे ऐसे घस रहे हैं, ऐसे ऐसे घस रहे हैं। तो घसेंगे तो उसका चूर्ण तो गिरेगा नीचे, तो वह चूर्ण को भी उठा के ले जाएगा नहीं ना, जो बना वह वस्तु बेचने लायक है उस वस्तु को ले जाएगा। ठीक है, वहाँ ले जाया जाएगा और उसको बेचा जाएगा। और ये कहाँ, ये सारे वस्तुओं का उत्पादन करके कहाँ ले जाया जाता था? ये बड़े शहर मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, वहाँ पे बड़े बड़े बाजार लगते थे। बहुत दूर दूर से मेसोपोटामिया की सभ्यता, जैसे कि हमने लोथल में बताया था आपको, लोथल में ईरान से व्यापार के संबंध में रखते थे। तो वहाँ से आते थे, वहाँ से लोग आते थे यहाँ पे बाजार करने, व्यापार करने, ये सारे चीज़ होते थे। और सारे जगह जगह पर एक फिल्म निकले ऋतिक रोशन का मोहनजोदड़ो, उसको देख के आप समझ जाएंगे। उसको याद कीजिए कि वहाँ पे क्या होते थे कि वहाँ पे जो एक सींग वाला गैंडा या तो हिरन का काफ़ी प्रचलित था। वहाँ पे एक सींग वाले जो सिक्के जो है, वहाँ पे एक सींग वाले हिरन के क्या मिले हैं, साक्ष्य प्रमाण में है कि वहाँ पे एक सींग वाले हिरन को अत्यधिक प्रिय पशु थे सिंधु सभ्यता के। ठीक है, उस तरह से वहाँ कहते दिया। ऋतिक रोशन की एक मूवी बनी है मोहनजोदड़ो, वहाँ आप अच्छा से देख पाएंगे तो आप समझेंगे कि हाँ व्यापार हुआ करता कि हाँ जगह जगह से व्यापारी आते थे, व्यापार करते थे, माप तोल नाप भाव करते थे और अपने परिवार के पालन पोषण के लिए क्या करते थे, वे दिनचर्या लोगों के लिए करते थे। और एक है कि विलासिताएं की वस्तु। विलासिताएं की वस्तु क्या होती है? आपके एक NCERT के JCERT के बुक में दिया हुआ है विलासिताएं की वस्तु। विलासिताएं की वस्तु वह वस्तु को कहा जाता है जो कि हमें, मान के चलिए हमें ये 2 मार्कर की आवश्यकता है, 2 मार्कर की आवश्यकता है हमें बोर्ड में लिखने के लिए, लेकिन हम 2 के जगह में 4 मार्कर ला दिए, 10 मार्कर ला दिए। तो ये हमारी विलासिताएं की वस्तु हो गए कि हमें जितनी आवश्यकता है उतना आवश्यकताओं से भी अधिक उपयोग करना विलासिताएं की वस्तु हो जाती है। क्या हमने क्या दिखा था पूरे संघ के बारे में, तांबा एक्स जैसे कच्चे माल, जैसे कि तांबा कहाँ से, कच्चे माल खेतड़ी से, राजस्थान के खेतड़ी जिला से प्राप्त किया जाता था और नागेश्वर बालाकोटा नामक स्थान पर लाया जाता था। तो कहीं ना कहाँ तांबा का भी टुकड़ा मिला होगा। एक है हमारा
औजार, औजार के बारे में पढ़ा है। तो औजार तो वहाँ पे जो वहाँ के जब वो सभ्यता का अंत हुआ, कैसे हुआ बाद में बताएंगे। तो सभ्यता का अंत हुआ, तो सभ्यता का जैसे जैसे वहाँ पे अंत हुआ, तो वहाँ पे तो कुछ ना होंगे, वहाँ के औजार वहीं पे छूट जाएंगे। छेनी, हथौड़ा, ये सारे वहाँ के छूटे हुए हैं। कौन स्थान पे? नागेश्वर और बालाकोटा नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि ये सिर्फ उत्पादन के केंद्र थे, इसलिए कहा जाता है कि औजार। अपूर्ण वस्तुएं, अपूर्ण वस्तुएं बनाते हुए समय जो कि जिस वस्तु का काम नहीं होता है उसे छोड़ देते हैं, उसे हम अपूर्ण वस्तु कहते हैं। मान के चलिए आप क्या बना सकते, आपके एग्जाम्पल में देते हैं हम, आप एक चार्ट पेपर बना रहे हैं, उसमें ड्राइंग कर रहे हैं चार्ट पेपर से, थर्माकोल से। तो जिस थर्माकोल का आप उपयोग करते हैं बस उसी थर्माकोल का उपयोग कीजिएगा। बाकी जो कटा फटा हुआ जो थर्माकोल होते हैं उसको फेंक देते हैं, ये कुछ काम का नहीं है। इतना थर्माकोल तो हम काम में ला लिए, प्रोजेक्ट बनाने में काम ला दिया जाए। लेकिन जितने भी जो बचे हैं, जो काटे हुए किनार से हम डिजाइन करने के लिए जो काटते हैं और छोटा छोटा जो थर्माकोल बचता है उसका कोई उपयोग होता है नहीं, उसे फेंक दिया जाता है। तो वही होता है अपूर्ण वस्तुएं। एक होता है त्याग दिया माल, वही होगा, और एक कूड़ा करकट। यानी कि जो हमने थर्माकोल का एग्जाम्पल आपको दिया, जो थर्माकोल को वहाँ पे फेंक दिया तो वो कहीं पे जमा कर देंगे आपको, तो वो हो गया कूड़ा करकट, जमा कर दें तो ये कूड़ा करकट। तो ऐसे में क्या किया जाता था कि उत्पादन केंद्र की पहचान किया जाता था, और ये सारे वस्तुएं बालाकोट और नागेश्वर ये दो प्रमुख केंद्र हैं उत्पादनशील केंद्र के। आपके क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, क्योंकि अब एग्जाम का पैटर्न बदल गया है। 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 30 नंबर का सब्जेक्टिव होगा, इसलिए ऑब्जेक्टिव में भी उतना ही ध्यान देना है। मात्र यही ऐसे ही क्वेश्चन को ध्यान नहीं देना है, बल्कि ऐसे क्वेश्चन को भी देखना है, ताकि कैसे पहचान किया जाता था। इनमें से प्रस्तर पिंड ऑप्शन ए में दे दिया जाएगा, ऑप्शन बी में पूरे संघ, ऑप्शन सी में तांबा एक्स जैसे, और ऑप्शन चौथा में दे दिया जाएगा, फोर्थ में दे दिया जाएगा इनमें से सभी। तो जो पढ़े होंगे ये सब तो जाने हुए हो, जिस वही लोग इनमें से सभी मारेंगे, और जो नहीं पढ़े वो कैसे जानेंगे। ठीक है, इतने सेल पत्थर के बारे में हो गए। तो हमने एक बोला था कि आपको हम चित्र दिखाएंगे, किसका? सिंधु सभ्यता के में प्रयोग किए जाने वाले विलासिताएं वस्तु या वैसे चित्र। एक मिनट दिखाते हैं, आपके JCERT बुक में दिया गया। जैसे देखिए ये है हथौड़ा, इसका उपयोग किया जाता था, और एक है ये मोती या मनका कह सकते हैं। इसको काटने के लिए ऐसे पतला पतला काट के इस तरह से इसको चूड़ी की आकृति की तरह इस तरह से काटा हुआ है, इस तरह से काटा हुआ है, इस तरह से काटा हुआ है, और इसको एक सुई धागे से लगा के काट कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है, और एक तरह से मनका बना दिया है। एक तरह से गौर से ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा, और इसे गला में पहनते थे। और एक है मृदभान, जिसे हम क्या करते हैं, मृदभान, इसका उपयोग किया करते थे। ये मृदभान दिखाते हैं। और एक है हमारा ये ओमान में मिला एक हड़प्पाई बर्तमान, ये काली मिट्टी में। हमें कैसे पता चलता था कि ओमान में से भी, ये तो ओमान हो गया, मिस्र हो गया, मेसोपोटामिया की सभ्यता से व्यापार होता था, क्योंकि जो ये हड़प्पा सभ्यता में जो एक बने जो मिट्टी का जो बर्तन है वह ओमान में पाया गया था, जिससे हमें यह पता चलता था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग ओमान से, ओमान के सऊदी अरब, जैसे कि ये भारत है, ये भारत है, तो भारत में जैसे जैसे देखिएगा तो यहाँ पे ओमान, यमन और ओमान है, इस क्षेत्र में भूमध्य सागर पश्चिम की तरफ भूमध्य सागर से होते हुए नीचे सऊदी अरब के नीचे ओमान है, वहाँ पे किया जाता था। इससे पता चलता था कि सिंधु सभ्यता के जो लोग हुआ करते थे वो दूसरे देशों या दूसरे सभ्यता से भी व्यापारिक संबंध रखते थे। कांसे का बर्तन, और एक देखिए यहाँ पे आपके चित्र में ही दिया गया है बुक में, कांसे का बर्तन। यहाँ पे कांसे के बर्तन की चित्र दिया गया है। ये तरह से क्या है, ये डेगची है, ये कढ़ाई है, तो इस तरह से इसको उपयोग करते थे। ठीक है, कांसे का बर्तन हो गया। फिर आपका ये दिखा दिए, फिर और एक चित्र आपको दिखाना बाकी है। हयान से बना एक पात्र, यहाँ पे दिख रहा है आपको, हयान से बना एक पात्र, और एक है एक तांबे का दर्पण। ये बड़ा सा जो तांबे का दर्पण हुआ करता था वो किसने बताया कि हमने मृत शरीर को जब दफनाया जाता था तो उसके साथ ये तांबे का दर्पण को भी दफनाया हुआ मिला है। उस मृत व्यक्ति के साथ ये तांबे का दर्पण भी दफनाया हुआ था। ऐसे ये समाज में सिंधु सभ्यता में भी अंधविश्वास बनी हुई थी, यानी कि उनका मानना था कि यदि वो कोई व्यक्ति मृत्यु हो जाता है तो वह इस दर्पण का उपयोग मरने के बाद भी करते होंगे। तो एक तरह की एक उनकी मान्यता थी।
तो आई होप ये क्लास आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम अगले क्लास नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए, आप इसको याद रख लीजिएगा, ठीक। हम एक टॉपिक बताना चाहते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कहाँ से नहीं। इसमें से तो सारे लिखने वाले क्वेश्चन हैं, जैसे कि विशाल स्नानागार के बारे में 2 पॉइंट या 3 नंबर के आपको लिखने के लिए दे सकते हैं। एक है समाधान 1 2 3, एक दफना दिया, फेंक दिया, ये तो जला दिया जाता था, 1 2 3 करके आपको दे दिया जाएगा। इस बारे में अगर तो मन का प्रयोग, मेजबान, तांबा, ये सब सामाजिक चिंता, ये सब नहीं देंगे उतना। ये सिर्फ उत्पादन के केंद्र के पहचान के करने के बारे में। और ये 2 इम्पोर्टेंट है, बालाकोटा और नागेश्वर। एग्जाम में ये देता ही देता है, प्रीवियस में घुसा के भी देगा। और हमने एक बताया था कि तांबा की प्राप्ति जो किया जाता था वो राजस्थान के खेतड़ी जिला से किया जाता था। ये सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जितने सवाल हम आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन बता रहे हैं, वो सारे इम्पोर्टेंट हैं। आप इतना करके जाइए, 100% 10% गारंटी देते हैं, 110% कि आप वह क्वेश्चन एग्जाम में लड़ेगा ही लड़ेगा। तो आज का क्लास यहीं तक करते हैं, अगला क्लास नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू। आपका सहयोग है, आपका प्रेजेंटेशन दीजिए, आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कीजिए, नहीं लगा तो मत कीजिए, या आपकी मर्जी है। थैंक यू।